हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम लाइव आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग भी लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे लाल, आपका एग्जाम एकदम जल्दी ही आने वाला है क्योंकि टाइम आपका बीत गया। अब एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ देखिए मात्र 15 सब्जेक्टिव एकदम चुन चुन के लाए हैं। तो यहाँ पे आपको अब ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना है, नया क्वेश्चन पढ़ना है कि पुराना क्वेश्चन पढ़ना है। अब आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे 15 सब्जेक्टिव लेके आ गए हैं फिजिक्स का। और यहाँ पे आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि क्लासरूम में ही इसको याद करा देंगे, 100% गारंटी है। तो यहाँ पे सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी तुरंत शेयर कर दीजिए और एक बार प्यारेलाल बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। जल्दी जल्दी एक बार कृपया करके बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार प्यारे वीडियो को तो शेयर करना बनता है, तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए बायो का पीडीएफ आज मिलेगा, बायो का पीडीएफ सिलेक्टेड पीडीएफ जो एग्जाम के लिए जरूरी होगा, ठीक है ना, एग्जाम के लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पे आज मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट से प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा। और बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में। तो लास्ट तक रुके रहिए। अब चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। कर दे बाबू, एक बार यस बोल दीजिए, कर देना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और विश्वास यहाँ पे हम आपको दिलाते हैं कि आपको पूरा का पूरा हम याद करवा के रहेंगे। तो चलिए चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से आप लोग प्यारेलाल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। नंबर नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से प्यारे बच्चों जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए 3 फरवरी के लिए अब सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव का बताने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइव आइए, आ जाइए। तो चलिए शुरू कर दे, एक बार यस बोल दीजिए। तो बाबू सभी बच्चे यस बोलिए और देखिएगा आपको कितना मजा आएगा क्लास करके। एक बार बोल दीजिए कि यस सर शुरू कीजिए क्लास, शुरू कीजिए क्लास, एक बार बता दीजिए। कर दे बाबू शुरू, बोल दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, पढ़िए बाबू पहला नंबर की विद्युतीय बल रेखाएं क्या है। ये देखिए कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या है। तो देखिए विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा जिस पर एक एकांक धन आवेश चलता है उसे क्या कहते हैं, उसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, रटना होगा तो रट लेंगे। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, एगो प्लस क्यू आवेश मान लिए। यहाँ पे क्या है प्यारे, ये प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पे क्या है, एगो माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, इधर साफ दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए एगो हमको क्या लेना है, एकांक धन आवेश भी तो लेना है। एकांक धन आवेश यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एगो प्लस क्यू एकांक धन आवेश ले लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो सजातीय आवेश है ना, ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, है ना। ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्लस प्लस आवेश प्रतिकर्षित करता है। जितने भी सजातीय आवेश होती है एक दूसरे को भगाता है अपने से दूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युतीय बल रेखाएं क्या है। तो देखिए विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं। तो जब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एगो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे विद्युतीय बल रेखाएं यहाँ पे चलेगी। यहाँ पे क्या होगा, विद्युतीय बल रेखा एक चलेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए इसी को हम लोग, ये जो काल्पनिक रेखाएं होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे इसमें क्या होता है, विद्युतीय बल रेखा यहाँ पे चलता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो विद्युतीय बल रेखाएं हम लोग कहते हैं। तो यहाँ देखिए एकांक, यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके। और ये डायग्राम भी आप लोग जरूर बनाइएगा ताकि आपको 100% समझ में भी आए और एग्जामिनर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा नंबर भी दे दे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को, ठीक। ये देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं, यही काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर एक एकांक धन आवेश चलता हो। जिसपे क्या हो, ये एक एकांक धन आवेश चल रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। और माइनस क्यू आवेश से ये इसको आकर्षित कर रहा है। तो इस पे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है,
रेखाएं इस पे चल रही है, विद्युतीय बल रेखाएं, इसी को तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। तो यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि वह यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा है जिस पर एक एकांक धन आवेश चलता हो, जिस पे एक एकांक धन आवेश चलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। चले, विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, तो प्यारे बच्चों वो तो है ही, एक दूसरे के कभी भी क्या होती है, समानांतर होती है, आप लोग लिख दीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब देखिए कि आवेश का क्वांटमीकरण, बाबू ये मत समझिए कि ये पढ़ चुके हैं, ये मत समझिए कि ये पढ़ चुके हैं, जितना रिवीजन कीजिएगा ना, जितना ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा यही सब क्वेश्चन आते हैं, यही सब, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना और समझा देंगे ऐसा कि आप लोग भूलिएगा नहीं। यहाँ देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, तो एक आवेश का क्वांटमीकरण कहता है ना कि अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो वो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, बस यही होता है हमारा क्या यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि अगर किसी वस्तु पे, अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 100 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, यानी पूर्ण जाना चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण रूप से प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, स्थानांतरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 0.10, चाहे 12.5 इलेक्ट्रॉन, चाहे 4.5 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण होता है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इस बार भी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। यहाँ देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण मूल आवेश का होता है ना, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों पर, यहाँ देखिए किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है ना, तो वो क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है ना, तो आपको पूर्ण गुणज के रूप में ही भेजना पड़ेगा, उसी को कहेंगे प्यारे बच्चों क्या, तो आवेश का क्वांटमीकरण, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो देखिए यदि कोई आवेश पर उपस्थित, यहाँ देखिए आवेश का परिणाम Q हो तो Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। जहां N का मान क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जिसमें N का मान होना चाहिए या तो 1, 2, 3, 4, 100, यानी पूर्ण गुणज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1.2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 2.5 इलेक्ट्रॉन, 7.4 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, ये दशमलव में नहीं स्थानांतरित होता। यही कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, आवेश का क्वांटमीकरण। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि अगर किसी वस्तु पर, अगर किसी पिंड पे अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो वो पूर्ण गुणज के रूप में ही होना चाहिए, ना कि दशमलव में होना चाहिए। तो ये प्यारे आपको समझ में आ गया ना, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी खलास हुआ। अब देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, और ई किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे होता है F/Q। अब यहाँ पे इसका आप लोग क्या कीजिए, यहीं पे आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन बना दीजिए। यहाँ पे यहीं पे प्यारे बच्चों इसका डिफिनेशन बनाइए। कैसे बनाइएगा, तो एकांक धन आवेश में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यहाँ देखिए आपको ऐसे ही निकालना है कि एकांक धन आवेश में लगने वाले बल को, चाहे वो क्या हो, आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। समझे, यहाँ देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको डिफिनेशन जो बनाना है ना इसका, इसी प्रकार से बनाना है। तो देखिए इसका डिफिनेशन आपको कैसे बनाना है, आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ई से, और ई इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा होता है F/, यहाँ पे क्या होता है Q। यानी एकांक धन आवेश को, यहाँ देखिए एकांक धन आवेश पे जो लगने वाला बल होगा, ये बल क्या कर हो सकता है, आकर्षण भी बल हो सकता है, प्रतिकर्षण भी। तो यहाँ पे आकर्षण बल कब होगा, तो जब विजातीय आवेश होंगे प्यारे बच्चों, तब ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, आकर्षण बल होगा। अगर सजातीय आवेश होंगे तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, यानी एकांक धन आवेश पे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है ना, यानी F का मतलब क्या, फोर्स, और Q का मतलब क्या, चार्ज। यानी एकांक धन आवेश, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है कि एकांक विद्युत आवेश या एकांक धन आवेश, जो भी बोल लीजिए, एकांक विद्युत आवेश पे लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा।
बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए एकांक वैद्युत आवेश, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है कि एकांक वैद्युत आवेश पर लगने वाला या तो आकर्षण बल हो, आकर्षण कब होगा जब प्लस माइनस होगा, और यहाँ देखिए माइनस प्लस होगा तब क्या होगा आकर्षण होगा, और विकर्षण बल, यहाँ देखिए विकर्षण बल चाहे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस होगा चाहे माइनस माइनस होगा तो वो क्या करेगा विकर्षित करेगा, तब यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसे हम लोग इस द्वारा सूचित करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है आपको पता है ना कि वैद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा, इसको ई से सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र, यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित परिमाण बलों आवेश पर कोई बल कार्य करता है, तब उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है E=F/Q, जो कि ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। बाबू समझ में आ रहा है ना, एक बार बताइए यस यस, जल्दी जल्दी बता दीजिए समझ में आ रहा है। अब चलिए आप देखिए लॉरेंज बल क्या है। अब यहाँ आप देखिए लॉरेंज बल क्या है प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल क्या होता है। तो जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ देखिए जब कोई यहाँ देखिए गतिमान आवेश चुंबकीय, यहाँ देखिए समरूप वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है यानी गति करता है, तब उस कण पे क्या करता है एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है बाबू कि जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए जब कोई गतिमान आवेश, तो यहाँ पे क्या करना है ये को आवेश ले लेना है प्लस क्यू, मान लीजिए कोई भी आवेश ले लीजिए, यहाँ आप देखिए एकांक आवेश लेना है। यहाँ आप देखिए कि जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई यहाँ देखिए गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्यार बच्चों क्या करता है जब गति करा जाता है, इसके साथ जब ये गति करेगा ना तब इस पे क्या करेगा एक बल कार्य करेगा, यहाँ पे क्या करेगा एक बल कार्य करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों, तो उसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ जाइएगा ना तो पक्का है कि 100% एग्जाम में बढ़िया कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये सब फिगर भी बना दीजिएगा तो 100% आपको नंबर मिलने ही वाला है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे फिगर बना दीजिएगा। जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, गोल का क्या है चुंबकीय क्षेत्र, जब इसमें इसको गति कराया जाएगा ना तो आवेश पे एगो बल कार्य करेगा, इस पे क्या करेगा एगो बल कार्य करेगा यानी एगो फोर्स काम करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 100% की समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए फिर से इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग फिगर ध्यान में रखिएगा ना तो 100% डेफिनेशन लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, जब कोई गतिमान आवेश को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तब उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, इस पे क्या कर रहा है एगो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा पक्का है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये भी समझ में आ गया। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसका उपयोग लिखें। ऑप्टिकल फाइबर क्या है फटाफट से प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाइए। ऑप्टिकल फाइबर आखिर क्या होता है, जल्दी जल्दी यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आखिर इसमें होता क्या, ऑप्टिकल फाइबर है क्या। तो देखिए ये आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि ये शीशे की होती है या प्लास्टिक की होती है, जिसके द्वारा प्यारे बच्चों बिना किसी माध्यम के इसको क्या कर दिया जाता है उत्सर्जित कर दिया जाता है, यानी प्रकाश भेज दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कहीं ना कहीं, अपने घर में भी देखे होंगे ना, ऐसे रहता है नीचे को लेजर लगा दिया रहता है, बाकी फुलझड़ी की तरह कोनों कोने पे उसके जलने लगता है लाइट। आप लोग देखे ना इस प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर को अपने घरों में बच्चे खेलते हैं, उससे आप लोगों ने देखा होगा, वही होता है ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेत को बिना तीव्रता में ही होने, मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे पढ़िएगा कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में होने है, मतलब बिना तीव्रता में ही यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान में, बिना तीव्रता में ही यहाँ देखिए बिना तीव्रता में ही यहाँ पे क्या कर दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। बिना तीव्रता का भेजा जाता है, लेजर के द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे में लेजर लाइट लगा दिया जाता है, या तो ये प्लास्टिक का हो सकता है, ये कांच का भी होता है। उसकी सहायता से बिना तीव्रता का प्यारे बच्चों प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह यानी उसके छोरों पे भेजा जाता है, उसी को क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेत को बिना
यहाँ देखिए तीव्रता में बिना तीव्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे लेजर लगा रहता है, यहाँ पे लेजर लाइट को जला रहता है, नीचे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एगो लाइट जला रहता है यहाँ पे, लेकिन इसके कोनों कोनों पे लाइट जलने लगती है। क्यों? तो प्यार बच्चों ऑप्टिकल फाइबर यही होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी ऐसे ही लिखना है जैसे हम आपको बताएं, 100% आपको लिख देना है। चलिए यहाँ देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, यही सब क्वेश्चन आता है। तो प्लीज आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना याद तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पे प्रकाश का प्रभाव पड़ता है ना, जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। जब भी कोई वस्तु पे प्रकाश पड़े तो उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, उसे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्यारे बच्चों आइंस्टीन को क्या मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे ही ना मिला था प्यारे बच्चों नोबेल पुरस्कार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है। प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, अगर किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश पड़ने पर विद्युत का प्रभाव उसमें हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जब किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यानी डिफिनेशन यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, जो हम बताएं वो भी लिख सकते हैं। अब यहां आप देख लीजिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। यह पहली बात यहां पे आपको लिखना है, फोटो इलेक्ट्रॉन के महत्तम यहाँ पे गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो पहले नियम लिखना है, उसके बाद से ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आप लोग लिख दीजिएगा, पक्का है कि आपको नंबर मिलने वाला है। देख लीजिए क्वेश्चन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के निम्नलिखित नियम है। जब देखिए जब किसी धातु के पृष्ठ से यहाँ पे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए फोटो, यहाँ देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्यारे बच्चों किस पे, ऊर्जा पे निर्भर और तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, लेकिन इसके समानुपाती होगी। ऊर्जा के क्या होती है, गतिज ऊर्जा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लिया। अगला आ जाएगी डाल्टन के परमाणु की व्याख्या को लिखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे, फटाफट से। डाल्टन के परमाणु की पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु की व्याख्या को लिखे। तो डाल्टन का परमाणु क्या है, तो डाल्टन का परमाणु का निम्नलिखित व्याख्या है। पहला लिखना है कि किसी तत्व के छोटे छोटे कण के परमाणु कहते हैं। यहाँ देखिए किसी भी तत्व के छोटे छोटे कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यहाँ पे ये किसने कहा था, तो ये डाल्टन का परमाणु व्याख्या, उसी में इसका व्याख्या है, ठीक है ना। तो आपको व्याख्या ही करना है, तो जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा कि डाल्टन यहाँ पे किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। किसी भी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है, ये भी लिख देना है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ये सब डाल्टन का प्यारे बच्चों परमाणु व्याख्या है, परमाणु मॉडल है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। परमाणु का ना तो यहाँ पे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे आवेश को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है, ना ही कोई नष्ट कर सकता है, वैसे ही ये जो परमाणु होते हैं ना तो इनको कोई उत्पन्न करेगा, ना ही इनको कोई नष्ट करेगा। यही क्या है, हमारा डाल्टन का परमाणु का व्याख्या है। तो प्यारे लाल इसको लिखना तो पड़ेगा, तो आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं कि डाल्टन का परमाणु व्याख्या लिखना है। पहले लिखना है कि डाल्टन के परमाणु व्याख्या निम्नलिखित है। पहला लिखना है कि किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। चले, परमाणु को ना तो प्यारे बच्चों उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पे आ जाएगी समविभवी तल क्या है, इसके गुणों को लिखिए। समविभवी तल क्या, जहां पे प्यारे बच्चों क्या हर बिंदु पे विभव की मात्रा, एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, एक ऐसा तल या एक ऐसा पृष्ठ, देखिए वैसा तल या ऐसा पृष्ठ, जो भी बोलिए, वैसा तल जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव की मात्रा हर में मतलब हमेशा एक समान हो, उसे क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों समविभवी तल कहेंगे। वैसा तल, यहाँ पे क्या पूछेगा, समविभवी तल।
तो वैसा तल जिसके हर बिंदु पर विभव की मात्रा हमेशा एक समान हो उसे क्या कहेंगे, समविभवी तल कहेंगे। तो प्यारे लाल ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि समविभवी तल किसे कहेंगे, तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव की मात्रा क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, समविभवी तल कहेंगे। इसे निम्नलिखित इसकी विशेषताएं क्या है, आपसे पूछा गया ना कि इसके गुणों को लिखें, तो इसका गुण लिखना है कि समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। पहला गुण यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको लिखना है कि समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। देखिए समविभवी तल के किसी बिंदु, यहाँ देखिए किसी दो बिंदु का विभव अंतर क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। यानी समविभवी तल में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि समविभवी तल के किसी दो बिंदु का विभवांतर हमेशा शून्य होता है। अब देखिए समविभवी तल पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य भी हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद ही होगा कि समविभवी तल तो आपको पता चल गया, वैसा तल जिसके हर बिंदु पर विभव की मात्रा समान हो उसे समविभवी तल कहते हैं। और समविभवी तल के आपको गुण लिखना है, तो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगी। और यहाँ पे आपको लिखना है कि जो समविभवी तल होगा ना, किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उसका क्या होगा, शून्य होगा। और उस पर किया गया कार्य भी क्या बच्चों क्या होता है, यहाँ पे उसमें स्थानांतरण किया जाता है। जो भी कार्य किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, आवेश के द्वारा जितना कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि उसके हर विभव पे क्या होता है, हर तल पे मतलब हर विभव समान होता है, हर जगह पे विभव का मात्रा क्या होता है, समान होता है, इसलिए। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए वही क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के कड़िक सिद्धांत को लिखें। अब यहाँ आप देखिए राइट न्यूटन्स प्रेटी, यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स थ्योरी। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूटन के कड़िक सिद्धांत को लिखना है। न्यूटन के कड़िक सिद्धांत को लिखना है। तो न्यूटन के कड़िक सिद्धांत को आप लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यह कणिक सिद्धांत। तो यहाँ देखिए यह कणिक सिद्धांत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परिवर्तित हो जाती है। पहला यहाँ देखिए, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पहला लिखना है आपको कि यह जो यहाँ देखिए कणिका होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो ये परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ देखिए कणिक सिद्धांत लिखना है ना, इन कणिकाओं का वेग महत्तम होता है। ये कणिकाएं सीधी रेखा में गमन करती हैं। इन कणिकाओं के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कणिकाएं होगी ना, न्यूटन के कणिका, यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत को लिखे। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत को आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि यह कणिका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाके परिवर्तित हो जाती है, पहली बात। अब यहाँ देखिए दूसरा लिखना है कि इन कणिकाओं का वेग क्या होता है, महत्तम होता है। ये कणिकाएं सीधी रेखा में गमन करती है। इन कणिकाओं के माध्यम की क्या होती है, इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं। अब यहाँ देखिए प्रकाश का विभिन्न रंग विभिन्न कणिकाओं के आकार के कारण का होता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें लिखने पड़ेंगे। तो आप लोग लिख दीजिएगा, बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, 100% आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ देखिए विभव मापी का उपयोग बताएं। विभव मापी के उपयोग बताएं। विभव मापी के निम्नलिखित उपयोग है। प्यारे बच्चों, विभव मापी से क्या मापा जाता है, विभव मापी से तो विभवांतर मापा जाता है, पहली बात। तो यहाँ देखिए विभव मापी के निम्नलिखित उपयोग है। कौन कौन, तो विभव मापी के द्वारा दो सेलों को विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। यानी दो सेलों का अगर ईएमएफ मापना हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापना हो, किसके द्वारा मापेंगे, हम विभव मापी के द्वारा मापते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी मापा जाता है। अब देखिए विभव मापी के द्वारा दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना में किया जाता है। यानी विभव मापी का प्रयोग हम किसके द्वारा, मतलब क्या किसमें कर सकते हैं, तो दो सेलों का विद्युत वाहक बल की यहाँ पे क्या तुलना किया जा सकता है। यहाँ पे मतलब उसका वही मापा जा सकता है ईएमएफ। अब यहाँ देखिए विभव मापी के द्वारा सेल से प्रवाहित धारा को भी मापा जा सकता है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि विभव मापी का उपयोग आप लोग किस किस में कर सकते हैं। विभव मापी का उपयोग आप लोग किस किस में कर सकते हैं। तो देखिए विभव मापी के निम्नलिखित उपयोग है। विभव मापी के द्वारा दो सेलों के बीच का ईएमएफ मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। अब देखिए विभव मापी के द्वारा क्या होता है प्यारे, विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी मापते हैं। विभव मापी के द्वारा
दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना भी इससे किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, विभव मापी के द्वारा सेल में प्रवाहित विद्युत धारा को भी मापा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वायरल क्वेश्चन है ये सब, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लगा दीजिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तब वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण क्या होते हैं, प्रकाश की किरण के पथ में क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, आ जाते हैं, जिससे क्या होता है वो मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। इसी तरह यहाँ देखिए अपने पथ से मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में गुजरती है ना, जब वायुमंडल में जाती है तो प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में जाती है ना, धूल कण हो गए, जो भी चीज हो गया प्यारे बच्चों, धूल कण जैसे हो गए, तो उससे क्या होते हैं, प्रकाश किरण अपने पथ से क्या होते हैं, धूल कण से टकरा के, दो धूल कण होते हैं उससे क्या करती है, टकरा के अपना पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी बदल जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे विचलित हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन में याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होके गुजरेगी, प्रकीर्णन में लिखना है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होके गुजरेगी तो वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं ना, उससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, टकरा के थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, पक्का है कि आ गया होगा, ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए प्रकाश के व्यतिकरण प्राप्त करने के शर्तों को लिखे बाबू, सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको बाबू हमेशा याद रखना है, A to Z हमेशा बाबू इसको याद रखना। ये देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण, यहाँ देखिए साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, पतली तेल की झिल्ली रंगीन दिखाई देना, ये सब किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा प्रकाश के व्यतिकरण क्या है, प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त है। कौन कौन से शर्त है, तो प्रकाश तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए। यहाँ पे पहला शर्त लिखना है कि प्रकाश तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए, प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए, प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए, प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का कालांतर भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो ये प्यार बच्चों शर्त हुए, शर्तें हैं, ये होगी तभी प्यार बच्चों क्या होगा, प्रकाश का व्यतिकरण संभव होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है कि प्रकाश के व्यतिकरण के कौन कौन से शर्त हैं, तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त है। पहला शर्त है बाबू यहाँ पे कि प्रकाश तरंग को एक ही दिशा में होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तीसरा शर्त यह है कि प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए। चौथा शर्त यह है कि प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का कालांतर भी क्या होना चाहिए, हमारा नियत होना चाहिए। तो यहाँ पे इतना आपको बाबू लिखना पड़ेगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट बाबू इसलिए नहीं कर रहे, फटाफट से करा रहे ताकि आपके पास टाइम ही कहाँ है, आपके पास बाबू टाइम ही कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि तरंगार्ग क्या है। तरंगार्ग क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि तरंगार्ग क्या है। तो देखिए तरंगार्ग हमारा क्या होता है, तो प्रकाशीय तरंगार्ग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो तरंगार्ग कहते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है, तो इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि प्रकाशीय यहाँ देखिए तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। तो ये भी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। तो यहाँ पे समझिएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध, और यहाँ देखिए चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, यानी यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, चालक तार के यहाँ आप देख लीजिए चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के गुणनफल तथा यहाँ देखिए उसके लंबाई की क्या होती है प्यारे बच्चों, उसके लंबाई की क्या होती है, अनुपात के चालक को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको अपने भाषा में समझा देते हैं कि क्या होता है। देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के गुणनफल तथा यहाँ देखिए उसके लंबाई की क्या होती है, अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको रो द्वारा प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। आपको याद रखना है रो इक्वल टू क्या होता है, आर, यहाँ पे क्या होता है आर बट इंटू ए,
बटा में क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भंवर धाराएं क्या होती है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भंवर धाराएं क्या होती है। भंवर धाराएं क्या होती है, तो जब धातु के एक टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो धातु का टुकड़ा क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तित हो जाता है, और जो फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के साथ से एडी करंट बना देता है, जिससे क्या होता है प्यार बच्चों, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को प्यार बच्चों कम करने के लिए यहाँ देखिए उसी को हम लोग भंवर धाराएं कहते हैं। हमसे क्या पूछा गया कि भंवर धाराएं क्या होती है, तो जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसके जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण धातु विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जो इसकी गति को कम कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों, तो भंवर धाराएं कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम आपको कितना 15 यहाँ पे क्या बता दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत तेजी में बताए हैं। और यहाँ देखिए टाइम आपके पास कम है, इसलिए तेजी में बताएं, क्योंकि आज से बहुत ही कम दिन बच गए हैं। तो प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट से क्लास कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, वो भी जरूरी है। तो चलिए प्यार बच्चों, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। तो लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक करके चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यार बच्चों, यहाँ पे PDF कहाँ से मिलेगा बायो का, हम आपको बता देते हैं। ऑल सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आस्क बोर्ड। जैसे ही आप लोग आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा, यहाँ देखिए बहुत सारा PDF आपका खुल जाएगा। जैसे देखिए फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन लड़ने वाला क्वेश्चन है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केमिस्ट्री का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स के 350 यहाँ से ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वायरल केमिस्ट्री का फिजिक्स का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से यहाँ से आके बायो का लिखा होगा, आके आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।